KPIs एक ऐसी टर्म है जो आपको बिजनेस की दुनिया में सुनने को बहुत मिलती है। एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में KPIs की बात बहुत कॉमन होती है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट KPIs। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लोगों के क्या KPIs हैं, मैनेजमेंट के की लोग हैं उनकी क्या KPIs हैं। तो KPI वो टर्म है जो आपको बिजनेस दुनिया की एक की टर्म है। KPI है क्या? KPI literally means key performance indicator, KPI, right? It's an abbreviation for key performance indicator, KPI. स्टार्टअप की दुनिया में KPI उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस की दुनिया में या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस की दुनिया में इंपॉर्टेंट है। अब इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि सक्सेस को मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई इंडिकेटर चाहिए होता है, जहां से आपको यह पता चल सके कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं, क्या आप सही चीज अपनी परफॉर्मेंस को सही तरीके से मेजर कर पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सक्सेस को मेजर करने की जरूरत है, उसके लिए किसी किस्म की मैट्रिक्स की जरूरत है। इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है, इस पे तो इसको कोई डिबेट नहीं करता, इसको कोई आर्ग्यू नहीं करता। देयर इज नॉट मच solid counter argument to the fact के performance needs to be measured, right? It's pretty common sense. तो यहां तक तो बात pretty simple है। एक पुराने किसी हकीम ने एक बात कही थी जो कि मैनेजमेंट में बड़ी मशहूर हो गई है कि what gets measured gets managed, right? And what does not get measured does not get managed. So this idea that in order to manage something effectively, you need to be able to measure something. तो वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने की जो जरूरत है वो बड़ी ऑब्वियस एक किस्म का फैक्ट बन चुका है, जिसे एक ट्रूइज्म बन चुका है, जिसे लोग तस्लीम कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मेजर व्हाट, राइट? इट्स नॉट सो मच अबाउट कि मेजर करना है कि नहीं करना, इट इज अबाउट कि क्या चीज मेजर करनी है, what needs to be measured, right? That's where the discussion of KPIs and startups becomes very interesting. कि startup के context में, startup की दुनिया में क्या वो चीज है जिसे हमें मेजर करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को, एक टीम को, एक स्टार्टअप टीम को। व्हाट शुड दे रियली बी मेजरिंग? क्योंकि मेजर तो कुछ ना कुछ करना है, सो व्हाट शुड दे रियली बी मेजरिंग? लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल। मैं एक कंपनी के बोर्ड पर बैठता था ईस्ट एशिया में। वो कंपनी फैशन रिटेल में थी और वो कंपनी उनके बहुत से स्टोर्स थे और बोर्ड मीटिंग के अंदर उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो CEO थे, वो एक प्रपोजल लाए कि हमने इतने स्टोर्स को बंद कर देना है, ये हमारे छोटे स्टोर्स हैं, इसको बंद कर देना है, ये बड़े स्टोर्स जो हैं इनको हमने रखना है। एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ काइंड ऑफ थिंकिंग थ्रू कि वो ये डिसीजन किस तरह लेना चाहते हैं। उस पर जो बोर्ड मेंबर्स थे उनका की जो पुशबैक था वो ये था, उसमें से एक बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखने को मिलती हैं, मैं बोर्ड पे बैठता था तो मुझे सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी सेल्स पर स्क्वायर फुट क्या है अक्रॉस डिफरेंट स्टोर्स। अब मैनेजमेंट के जो लोग थे वो थोड़े हैरान हो गए क्योंकि उनके पास इंटरेस्टिंगली इनफ सेल्स पर स्क्वायर फुट नहीं था कैलकुलेटेड सब स्टोर्स के लिए। अब उस बोर्ड मेंबर ने क्यों ये पूछा? कुछ स्टोर्स छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ मीडियम साइज के थे। अब आपके पास मुख्तलिफ साइजेस के स्टोर्स हैं। अब आप कहते हैं छोटे स्टोर की सेल कम है, बड़े स्टोर की सेल ज्यादा है। भाई ऑब्वियसली बड़े स्टोर में सामान ज्यादा पड़ा हुआ है, वो शायद किसी ज्यादा बेहतर लोकेशन पे शायद हो, शायद ना हो। छोटे स्टोर में सामान भी कम पड़ा हुआ है, उसकी इन्वेंट्री भी कम है, हो सकता है उसकी सेल कम हो। तो आप छोटे स्टोर को बड़े स्टोर से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करो? आप नॉर्मलाइज कर लो। आप ये जो स्टोर का साइज है आप उसको नॉर्मलाइज कर लो। वो किस तरीके से करो कि आप सब स्टोर्स की जो सेल्स हैं उनको उनके एरिया से, स्क्वायर फुट एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपका सेल्स पर स्क्वायर फुट आ जाएगा। इस तरीके से जो बड़े और छोटे स्टोर का डिफरेंस है, एटलीस्ट साइज का जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा और आपको शायद एक बेहतर फिगर पता चले, बजाय सिर्फ स्टोर की सेल्स देखने के। सेल्स पर स्क्वायर फुट से आपको शायद एक बेहतर फिगर पता चले कि यार अब मुझे बताओ कि मैं स्टोर परफॉर्मेंस को अब शायद बेहतर तरीके से मेजर कर सकता हूं। बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। अब आपने ये देखा, मजे की क्या बात है कि ये एक KPI अगर
मैनेजमेंट कंपनी की सेल्स पर स्क्वायर फुट को ट्रैक कर रही हो अक्रॉस स्टोर्स, तो उनको कितना अच्छा आइडिया रहे कि यार मेरे स्टोर्स रिलेटिवली आपस में किस तरीके से इन कंपैरिजन टू ईच अदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इस केपीआई में आपने एक बात देखी इस मेट्रिक में कि अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो, इसमें सेल्स भी कैप्चर्ड हो जाती हैं और इस तरीके से कैप्चर होती हैं कि आप स्टोर के एरिया के लिए नॉर्मलाइज कर लेते हो और आप आपस में स्टोर्स का कंपैरिजन कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं एक ट्रांजैक्शन पर काम कर रहा था मिडिल ईस्ट में। वो ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो ईस्ट अफ्रीका की, साउथ ईस्ट अफ्रीका की मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे, जाम्बिया की एक डील ट्रांजैक्शन थी जो कि फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट एक साइड क्विक नोट है कि फॉरेस्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जहां दरख्त लगाए जाते हैं फिर काटे जाते हैं फिर लगाए जाते हैं ताकि इस तरीके से कि वो सस्टेनेबल हो, एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है बड़े बड़े लार्ज पेंशन फंड्स के लिए जिन्हें एक स्टेबल इनकम चाहिए होती है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ, एक ट्रू स्टोरी। उस कंपनी पे बड़े बड़े लोग बैठते थे, बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बैठते थे। अब जब उसकी हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देख रहे थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि जो चीज मैनेजमेंट, उसकी बड़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट थी, कोट कर रही थी, वो नेट इनकम पर ट्री कोट कर रही थी। उनका एक जंगल मोज़म्बिक में था, एक जाम्बिया में था, एक जिम्बाब्वे में था, एक किसी और जगह पे था। वो उन अक्रॉस जंगल्स नेट इनकम पर ट्री कोट करती थी। अब आप देखें, एक मैट्रिक है, एक केपीआई है, और अगर मैं उसको मेजर करना शुरू कर दूं ओवर द इयर्स एंड अक्रॉस डिफरेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट, तो मुझे इस एक मैट्रिक में कितना कुछ पता चल जाता है। क्योंकि अगर मैं खाली नेट इनकम मेजर कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे उसको पर ट्री लेवल के ऊपर वो पता नहीं चलता। कुछ जंगलों में ज्यादा दरख्त होंगे, कुछ में कम होंगे, कुछ ज्यादा डेंसली प्लांटेड होंगे, कुछ में जरा डिस्टेंस ज्यादा होगा। नेट इनकम पर ट्री से मुझे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाता है कि अच्छा यार, ये जो फॉरेस्ट है इसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है एट अ सिंगल ट्री लेवल। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी कि आपको एक आइडिया पता चले कि केपीआईज या मेट्रिक्स, उनका क्या फंक्शन है, उनका रोल क्या है। तो एक तो रोल ये है कि वो क्वांटिफाइड है। उस क्वांटिफाइड होने का पर्पस ये, फायदा ये है, एडवांटेज है कि आप उसे मेजर कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्टिविटी निकल जाती है, देयर नंबर्स दैट यू कैन लुक एट। उसके बाद माय ओपिनियन वर्सेस योर ओपिनियन नहीं रहता। स्टार्टअप की दुनिया में एक चीज जो कि स्टार्टअप टीम्स को शुरू में और थ्रू आउट द जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप और ऑफ एनी बिजनेस डील करना पड़ता है, वो ये होता है कि आप, everybody has an opinion, right? And if you have a few key metrics, a few key परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फ्यू केपीआईज जिसके ऊपर आप जिसको डिस्कस कर सको, जिसको आपस में डिबेट कर सको, जिसको मेजर कर सको, ओवर टाइम मेजर कर सको, तो आपका वो जो माय ओपिनियन वर्सेस योर ओपिनियन का जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। मिनिमाइज तो शायद कभी नहीं होता, लेकिन मतलब एलिमिनेट तो शायद कभी नहीं होता, लेकिन मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज यू हैव सम ऑब्जेक्टिविटी इन दैट डिस्कशन। तो एक बात तो जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं वो ये है कि सब केपीआईज इक्वल नहीं है। Some KPIs are more important than others. Some KPIs जो है उनकी जो एडवांटेज है, उनका जो एडवांटेज है, वो जो आपको वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर केपीआई। जैसे मैंने आपको सेल्स पर स्क्वायर फुट की दी, सेल्स पर स्क्वायर फुट स्टोर लेवल पे निकालना वर्सेस जस्ट सेल्स निकालना, तो आपको फौरन पता चला कि यार ये ज्यादा एक बेहतर केपीआई है, ज्यादा मीनिंगफुल केपीआई है। तो मीनिंगफुल होना एक केपीआई का जरूरी है। ये बड़ा की मैसेज है। आई वांट टू टेक अ क्विक पॉज हियर। जब आप अपनी स्टार्टअप के लिए केपीआई सोच रहे हैं कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू मेजर, आई वांट यू टू कीप इन माइंड कि व्हाटएवर यू मेजर शुड बी मीनिंगफुल। पर्पस ये नहीं होता कि बेटा आपके पास 50,000 KPIs हैं that you're measuring. What is important is that you are measuring the right thing, and whatever you are measuring is meaningful. वो कोई ना कोई value आपको communicate कर रहा है, right? So it's very important to have meaning in the KPIs. दूसरा एक interesting fact, right? जिस तरह आप पिक्चर में झूले स्विंग्स खड़े हुए देख रहे हैं, स्टैटिक देख रहे हैं, KPI स्टैटिक नहीं है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यह है, देखें कि आपका शुरू में जब आपका बिजनेस शुरू हुआ, सपोज करें कि आपने पहले दिन जब आपका बिजनेस शुरू हुआ, आपने कहा कि मैं रेवेन्यू मेजर करता हूं कि मेरी कंपनी कितना, मेरा स्टार्टअप रेवेन्यू कितना कमाता है। अब पहले दिन आपके बिजनेस के हो सकता है रेवेन्यू रेलेवेंट ना हो आपके लिए। बहुत सी स्टार्टअप्स बहुत देर के लिए
रेवेन्यू नहीं बना रही होती शुरू में, देर नॉट, समटाइम्स स्टार्टअप्स आर नॉट इवन मोनेटाइजिंग, बहुत सी स्टार्टअप्स की शुरू में कोई मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती, वो सिर्फ यूजर ग्रोथ पे फोकस कर रही होती हैं। क्या वो सही चीज़ है, गलत चीज़ है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट कि क्या स्टार्टअप्स को शुरू पहले दिन से मोनेटाइजेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इट्स अ डिबेट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल, और हमेशा लोग यही कहते हैं कि जी अब यूजर ग्रोथ की स्टोरी खत्म हो गई, अब मोनेटाइजेशन की बात होगी। ये 10 साल पहले भी ये बात सुनने को आती थी, लेकिन यूजर ग्रोथ की बेसिस के ऊपर बिजनेसेस की वैल्यूएशन कंटिन्यूसली होती रहती है। तो बहुत से बिजनेसेस पहले दिन अपना रेवेन्यू नहीं बना रहे होते। तो अगर आप पहले दिन लेके बैठ जाएं कि जी मेरी केपीआई है रेवेन्यू ग्रोथ, तो इट्स नॉट रेलेवेंट। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आपके स्टार्टअप के सफर में डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी डिफरेंट केपीआईज होंगी। ये जो आपका सफर है ना, आपका पाथ है स्टार्टअप का, उस पे ये जरूरी नहीं है कि जो केपीआईज पहले दिन आपके लिए रेलेवेंट है वो 6 महीने बाद भी रेलेवेंट हो या साल बाद भी रेलेवेंट हो सकता है, और ये भी बहुत मुमकिन है, बहुत लाइकली है, बहुत कॉमन चीज है कि एक्चुअली मोर कॉमन कि आपकी केपीआईज की जो लिस्ट है वो थोड़ी ग्रो करेगी। आप जब शुरू हुए हो तो शायद आप एक दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, शायद आप यूजर ग्रोथ मेजर कर रहे हो, आप प्रोडक्ट मार्केट फिट को देखना चाह रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई केपीआईज है आपके पास। लेकिन जिस तरह आप मार्केट में आते हो, आपके साथ आपका कंपटीशन भी होगा। there are a few other KPIs that become relevant to you. तो इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखने की है कि आपके स्टार्टअप के सफर में a key message is that the set of KPIs that you are measuring will most likely grow, right? It will increase. और वो सब की सब KPIs आपको पहले दिन measure करने की जरूरत नहीं है. When you start with the few that are meaningful to you at that point in your journey. And as you start progressing and moving further along on your startup path, आपकी वो set of KPIs जो है वो grow करेंगी, वो expand करेंगी. Which brings me to this interesting, very important point कि आपको अपनी KPIs के बारे में सिलेक्टिव होना जरूरी है, right? When you set कि आप क्या measure कर रहे हो, आप क्या metrics को measure करोगे, you have to be selective. It is tempting to have a laundry list कि बहुत बड़ी मेरे पास 75 KPIs को measure करता हूँ, right? It kind of there is a temptation कि शायद अगर मैं investors को 75 KPIs दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा meaningful होंगी. No reasonable investor, whether in the private equity world or in the venture capital world, looks at 750 metrics. There are a few metrics that I said जो मैंने point पहले make किया है कि the metrics that you're measuring, the KPIs that you have need to be meaningful. Right? They need to communicate something of value. और कभी कभार एक KPI, जैसे मैंने सेल्स पर स्क्वायर फुट की बात की है, एक मेट्रिक आपके लिए इतनी मीनिंगफुल हो जाती है कि वो रिप्लेस कर देती है 2 या 3 और KPIs को, 2-3 और मेट्रिक्स को, बिकॉज वो एक किस्म की जो होती है वो कंपाउंड हो जाती है, उसमें आपको 2-3 चीजें एक ही मेट्रिक से मिल जाती हैं. सो यू नीड टू बी सिलेक्टिव, बिकॉज उससे आपका फोकस, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. आप एक दफा 75 चीजों को साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं कर रहे होगे. इट्स नॉट समटाइम्स ह्यूमनली पॉसिबल टू डू दैट. आप वो 2, 3, 4, 5 की चीजें मेजर कर रहे होगे जो आपको ऑन ट्रैक रखेंगी और बताएंगी कि व्हेन आर यू गोइंग ऑफ ट्रैक. अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपकी स्टार्टअप में आपके लिए काम आ सकती हैं. मशहूर बड़ी मेन जो KPIs हैं that almost everybody generally looks at, right? Other than this, there are tons of KPIs. Startups की there is a whole list of KPIs, right? Different किस्म की होती हैं. Virality measure करती हैं कि जी आपका content for instance viral कितना है, right? वो कितनी जल्दी फैल रहा है, etc. Organic user growth कितनी हो रही है. So there are tons of KPIs to look at, metrics to look at for startups. I will talk about a few that are critical, that are almost given. Those are the ones that you should look at regardless what kind of segment you are in. फिर कुछ आपकी sector specific, segment specific KPIs हो सकती हैं. So the first one that I want to start with is LTV, lifetime value. Lifetime value क्या है? Let's just very simple. It's one of the simplest things to measure. Lifetime value ये है कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस के साथ एक देर के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एंगेज रहेगा. वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपका कस्टमर रहेगा जब वो आपसे कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीद रहा होगा, राइट?
वो जो लाइफ टाइम उसका है, लाइफ टाइम बीइंग डिफाइंड एज द पीरियड during which the customer is engaged with your business, उस पूरे लाइफ टाइम के अंदर वो आपको टोटल मॉनेटरी बेनिफिट कितना देता है, राइट? उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू है in terms of his or her engagement with your business. So for instance, एक कस्टमर है जो आपके साथ, आपकी एक कंपनी है जो पढ़ाती है, आपकी एडटेक कंपनी है, उस पर एक बच्चा साइन ऑन करता है, वो 2 साल का कोर्स आपसे लेता है। अगर वो 2 साल के 2 साल आपको फी देता रहता है, आपके साथ एंगेज रहता है, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू 2 साल की है। 2 साल के बाद वो दैट स्टूडेंट मूव्स ऑन। स्टार्टअप्स क्या कोशिश करती हैं, वो लाइफ टाइम वैल्यू को, एलटीवी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग टू डू कि जब आपने कस्टमर ले लिया है तो अब उसको मैक्सिमम अपने साथ एंगेज रखें, उसको मुख्तलिफ तरीके से आप मोनेटाइज कर सकें, मुख्तलिफ तरीके से उसको एंगेज कर सकें और उसको, उससे आप जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो ले सकें अपने बिजनेस के लिए। तो एलटीवी इज one sort of popular metric to look at. The another one called, which is generally referred to as CAC, customer acquisition cost. जो आप कस्टमर अपने लोगे, अगेन वेरी सिंपल, जो आप कस्टमर अपने बिजनेस के लिए लोगे, जो आपको कस्टमर आएगा वो किसी न किसी तरीके से आएगा। आपको कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन स्टूडेंट अपने कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हो, आप ऑफलाइन कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, किसी और तरीके से कस्टमर्स को एंगेज कर रहे हो। आपकी अपनी कस्टमर फनल होगी, जो मार्केटिंग में एक स्टैंडर्ड कस्टमर फनल होती है कि आप कस्टमर को, पीपल वुड बिकम अवेयर ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर ब्रांड, देन दे आर गोइंग टू मूव अलोंग फर्दर अलोंग दैट मार्केटिंग फनल, दैट कस्टमर जर्नी, जहाँ वो फ्रॉम बिकमिंग अवेयर of your business to eventually signing on, eventually paying you the fee or the subscription or the money, और जो भी आपकी कस्टमर को मोनेटाइज करने का प्रोसेस है। तो ये पूरा एक कस्टमर का जर्नी है। तो ये इस पूरे जर्नी पे आपकी कॉस्ट लगती है। वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट है, व्हाटएवर दैट कॉस्ट इज, देयर इज अ कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग इन ऑर्डर टू एक्वायर एवरी कस्टमर। तो वो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो क्या है, ये जानना एक स्टार्टअप के लिए बड़ा जरूरी है कि आप यार एक कस्टमर लाने के लिए मुझे कितना ऑन एवरेज स्पेंड करना पड़ता है ना, किस कॉस्ट पर मैं कस्टमर लेके आता हूं। इफ दैट कॉस्ट इज प्रोहिबिटिव तो देन दैट बिजनेस डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस, राइट? तो कस्टमर एक्विजिशन इसलिए एक की मेट्रिक है जिसे बिजनेसेस मेजर करते हैं। अब थर्ड वाला देखें जो कि बड़े मजे का है, व्हिच विल गिव यू, इसलिए मैंने पहले आपको सेल्स पर स्क्वायर फुट या नेट इनकम पर ट्री की एग्जांपल दी थी कि आपको एक कंपाउंड केपीआई का या एक मेट्रिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब एलटीवी कैक 2 सेपरेट मेट्रिक्स हैं, केपीआईज। अगर आप इसको कंबाइन कर दें एंड इफ यू कम अप विद अ रेशियो फॉर एलटीवी टू कैक, दैट सिंपली सेज कि एक कस्टमर, सपोज करें मुझे 100 रुपए का कस्टमर पड़ता है और वो अपनी लाइफ टाइम में मुझे 1000 रुपये दे के जाता है, तो मेरी एलटीवी टू कैक 10 है। Because if I spend 100 rupees to get someone on board and then that person is going to give me a benefit of 1,000 rupees, that means there is a 10x value, right? There's 10 times value for each customer that I bring in. तो 100 rupees मुझे लगे कस्टमर को लाने में और वो मुझे 1,000 रुपया उससे मुझे उसकी लाइफ टाइम में जब वो मेरे साथ एंगेज रहा तो मुझे मिल गया। तो एलटीवी टू कैक मेरी हो गई। अब एलटीवी टू कैक क्या होनी चाहिए बिजनेसेस में? Generally, LTV to CAC of about 3 is considered good, but sector wise, segment wise, ये जो number है, जो ratio है, ये vary करती है। Some sectors have higher LTV to CAC, some have slightly thinner, sort of lower LTV to CAC. So that kind of depends. तो आप जिस sector में हैं, I'm sure there is enough literature out there that can give you sometimes a ballpark figure of कि आपके sector में LTV to CAC क्या होनी चाहिए। When you look at these figures, do bear in mind कि उसमें geographies का, countries का, वो सब factors हैं जो अपना एक role play करते हैं। But LTV to CAC then again is one interesting ratio to look at. Another one, very interesting, very common ratio to look at is MAU, right? Which is monthly active users. What is it really saying? It is saying कि on a month by month basis कितने users हैं जो आपके business के साथ, आपके product के साथ, आपके brand के साथ actively engage कर रहे हैं, right? Because this lets you look at, जब आप MAU को measure करते हो फिर over time, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका user growth कितना हो रहा है, आपका user engage कितना है, आपकी user retention कितनी है, कितना user है जो रह रहा है आपके साथ, कितना यूजर है जो एक मतलब छोड़ रहा है आपके बिजनेस को, एक किस्म का यूजर चर्न हो रहा है। तो MAU is one kind of another
key good metric to look at, good KPI to be able to track. Monthly active user. So that's another interesting one, another popular one. MRR, another interesting one, another popular one, the last one that I will talk about today, monthly recurring revenue. कि आपका recurring revenue कितना है on a month by month basis. एक महीने क्या spikes आते हैं, इससे पता चल जाता है. For instance, seasonality पता चल जाती है businesses की. अगर एक business है, for instance, आपका एक startup है जो गिफ्ट्स डिलीवर करता है घर के ऊपर, राइट, एंड आप अपने स्टार्टअप के थ्रू यू कैन ऑर्डर एंड गेट गिफ्ट्स डिलीवर टू योर फ्रेंड्स हाउसेस. अब ऐसे बिजनेस में वन विल एक्सपेक्ट कि जब मैं बाहर की अमेरिका मतलब वेस्ट की बात करता हूँ कि जब क्रिसमस आती है तो यू माइट सी अ स्पाइक इन सच अ बिजनेस ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन. पाकिस्तान में ऐसा स्टार्टअप है, यू माइट सी अ स्पाइक in this business in the revenue Eid around Eids. जब ईद आ रही होती है, दोनों ईदें आती हैं तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट भिजवाते हैं, तो ईद के in and around Eid you might see a spike in the revenue. तो आप अगर MRR को measure कर रहे हैं तो for instance you will want to look at the fact यार am I a seasonal business? Do I only get a revenue सिर्फ only around Eid? क्या उसके बाद after Eid में क्या कर रहा होता हूँ? तो monthly recurring revenue से जब आप एक recurring figure लेते हैं तो आपको एक किस्म का trend पता चलता है कि मेरे business में seasonality है, नहीं है, spikes कहाँ आती हैं, dips कहाँ आते हैं. So again, an interesting measure to look at when you're tracking your revenue. But again, I want to conclude by emphasizing some of the key points that we have made in this video. एक बात ये कि KPIs का meaningful होना बहुत ज़रूरी है. So you have to be selective about the KPIs you pick. Some KPIs are going to be better than other KPIs. कुछ compound KPIs होंगी जो आपको 2-3 चीजें एक ही दम measure करने देंगी, so that they will let you measure a performance in a context. खाली अगर मैं sales measure कर रहा होता, stores की जो मैंने example दी थी, तो इतना अच्छा idea नहीं होता. लेकिन अगर मैं sales per square foot कर रहा हूँ तो अब मैं across different store sizes measure कर रहा हूँ. तो meaningful होना, you have to be selective about it, and the fact कि आप सब की सब KPIs पहले दिन अपनी startup के measure नहीं करोगे. एक growth path आएगा. You will start out with a few KPIs and then that might expand and the number of your KPIs might grow a little bit, but be cautious in that कि एक laundry list ना बना लीजिए. Make sure कि you're measuring the key things that really, really matter to you, because it's only then that you're doing justice to key performance indicators.